नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है कि कैसे हमारे देश के संविधान की नींव असल में ब्रिटिश शासन के उन 200 सालों में रखी गई थी। ये वो सफर है जिसने आज के भारत को एक ढांचा दिया। तो सवाल उठता है, और सवाल बहुत बड़ा है, कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आखिर कैसे एक पूरे देश के संविधान की बुनियाद बन सकती है। चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है कंपनी पर कसी गई लगाम का। यह वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि खुद ब्रिटिश संसद को यह महसूस हुआ कि अब इस पर लगाम कसनी ही पड़ेगी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में, एक आम सी ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सब कुछ बदलने लगा और असली टर्निंग पॉइंट आया 1765 में, जब कंपनी को दीवानी के अधिकार मिले, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार। अब सोचिए, जो कंपनी व्यापार करने आई थी वो अब एक तरह से सरकार बन गई थी। यहीं से सत्ता का असली खेल शुरू हुआ। देखिए, जब बेहिसाब ताकत हाथ में आती है ना, तो साथ में आता है भ्रष्टाचार। कंपनी के अफसर अमीर पर अमीर होते जा रहे थे। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार सीधे तौर पर दखल दिया, और नतीजा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी पर नकेल कसने की पहली बड़ी कोशिश थी। इस पूरे दौर में ब्रिटिश संसद का एक ही मकसद था, सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी पावर एक जगह इकट्ठा करना। तो पहले बंगाल का गवर्नर था, जिसे प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और फिर धीरे धीरे 1833 आते आते एक ही पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सारी की सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में सिमटती जा रही थी। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने दोहरी सरकार का एक बड़ा ही अनोखा सिस्टम बनाया। मतलब कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। व्यापार से जुड़े काम कंपनी के डायरेक्टर देखते, और राजनीतिक मामलों पर नजर रखने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। यानी संसद की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी। और फिर एक साल ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1857 की उस क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, जब सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में आ गई है। इस क्रांति ने अंग्रेजों को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया था। तो हुआ क्या? 1858 के एक्ट ने, समझिए कि कंपनी राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब भारत पर ब्रिटेन से सीधा शासन होता था। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। और कंपनी के बोर्ड की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने ले ली, जो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य होता था। अब अंग्रेजों ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। इसे आप एक तरह की सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी कह सकते हैं। भविष्य के विद्रोह से बचने के लिए भारतीयों को शासन में शामिल करने का दिखावा शुरू हुआ। लेकिन हाँ, पावर बहुत लिमिटेड थी। 1861 में पहली बार कुछ भारतीयों को परिषदों में जगह दी गई, और 1892 तक उन्हें बजट पर बहस करने जैसी छोटी मोटी शक्तियां मिली। और फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ एक ऐसी चीज आई जिसने भारत के भविष्य पर शायद सबसे गहरा और लंबा असर डाला: पृथक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। ये असल में बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कानूनी रूप था। और ये विभाजन का सिलसिला बस यही नहीं थमा। 1919 में इसे सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस तक फैला दिया गया, और फिर 1935 में तो दलित वर्गों, मजदूरों और महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस एक कदम ने भारतीय समाज में जो दरारें थीं, उन्हें और भी गहरा कर दिया। चलिए अब इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, उस कानून पर जो आजाद भारत के अपने संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बनने वाला था। ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। सोचिए जरा, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल। ये आज़ादी से पहले बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड संवैधानिक डॉक्यूमेंट था। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। आज़ाद भारत का जो संविधान बना, उसका करीब करीब 70% ढांचा सीधे इसी 1935 के एक्ट से लिया गया था। जी हाँ, 70%। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि इस कानून की विरासत कितनी गहरी है। और सिर्फ यही नहीं, आज हम केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की जो बात करते हैं ना, वो 3 सूचियां, फेडरलिस्ट,
प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये पूरा का पूरा ढांचा भी इसी 1935 के एक्ट की देन है, जिसे हमने लगभग वैसा ही अपना लिया। और आखिरकार इस 200 साल लंबे कानूनी सफर का अंत होता है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ, जिसने ब्रिटिश शासन को औपचारिक रूप से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो अंत में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, क्या इस 200 साल की लंबी और मुश्किल यात्रा के बिना, इसके सारे अच्छे बुरे अनुभवों के बिना, इसकी बनाई हुई संरचनाओं और इसके पैदा किए गए विवादों के बिना भारत का संविधान वैसा बन पाता जैसा वो आज है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।